गुड इवनिंग, हाय, हेलो, नमस्कारम, सलाम वालेकुम, जय राम जी की। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, और मैं आपसे चर्चा करूंगा आज कार्ल मार्क्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं उनके ऊपर। क्या पूछा गया है कार्ल मार्क्स के ऊपर? कार्ल मार्क्स जो साम्यवाद के प्रणेता हैं, वैज्ञानिक समाजवाद जिसको हम कहते हैं उसके प्रणेता हैं, जिनको गरीबों के मसीहा के रूप में पूजा जाता है, और ये कहा जाता है कि इस संसार में अगर भगवान के बाद किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा जानते हैं लोग तो वो कार्ल मार्क्स है। कुछ इसको देवता के रूप में मानते हैं, कुछ इसको दैत्य और दानव के रूप में मानते हैं। वो अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी विचार प्रणाली, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं कि आप इसको किस रूप में लेते हैं। तो ऐसे ही गरीबों के, मजबूरों के, मजदूरों के, सर्वहारा के जो मसीहा हैं कार्ल मार्क्स, उनके ऊपर पीछे जो एग्जाम्स हुए हैं पिछले 2-3 साल 4 साल में, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं कार्ल मार्क्स के ऊपर, कैसे उनकी नेचर चेंज हो गई है, कितने डीप पूछे जाते हैं और क्या पूछा जाता है, इनको हम देखेंगे। तो कार्ल मार्क्स की शुरुआत करते हैं कि मार्क्स का जो अधिशेष मूल्य का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं? बिल्कुल ये डेविड रिकार्डो का सिद्धांत का विस्तारित रूप है। श्रम की शक्ति है वो बिल्कुल मस्तिष्क, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के बराबर होती है। ये कहा है कार्ल मार्क्स ने कि श्रम शक्ति किसके बराबर होती है, यानी लेबरी है वही उपयोगिता लाता है किसी भी वस्तु के अंदर। प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती है, नहीं है, नहीं है। तो ये देखिए, उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे, कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। तो अगर हम यहां है लगा देते तो ये भी सही हो जाता। तो इसका जो उत्तर बना वो बना 1, 2 और 4 के हिसाब से। तो 1, 2 और 4 है वो तो सी में है, तो इसका उत्तर जो बना है वो सी बना है। चौथा ये कह रहा है कि जितने श्रम घंटे लगे हैं कामगार को उतना ही तो नहीं मिलता। कामगार को, एक कामगार मान लेते 8 घंटे काम करता है, कामगार को मिलता कितना है? उसको मिलता है उसकी 2 घंटे की दिहाड़ी। 6 घंटे और उसने जो काम करके जो चीजें पैदा की है वो मालिक खा जाता है। ये सरप्लस वैल्यू है, विशेष मूल्य है। तो इसका उत्तर है वो सी आएगा, 1, 2 और 4। कौन सा विचार कार्ल मार्क्स के राज्य के कर्मिक अवसान के आदर्श को संशोधित करने के लिए तर्क देता है कि यह समाजवादी, अंतरराष्ट्रीयवाद और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बारे में पहले के दावों से मुक्त होना चाहिए? यह कहता है जैक्स डेरिडा। देखिए, जैक्स डेरिडा का विखंडनवाद बड़ा फेमस है और ये एक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। विखंडनवाद सीधा इतना ही पूछते हैं इसके बारे में। ये कार्ल मार्क्स के बारे में एक कथन कहा है इन्होंने कि इस आदर्श को संशोधित करना होगा कि राज्य का कर्मिक अवसान होगा। कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि राज्य जो पैदा हुआ था वो एक वर्ग ने दूसरे वर्ग के शोषण के लिए पैदा हुआ किया था। तो फ्यूचर में क्या होगा कि जब वर्ग भेद खत्म हो जाएगा, एक ही वर्ग बच जाएगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, तो शोषणकारी संस्था के रूप में राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी, उसका कर्मिक रूप से अवसान हो जाएगा। लेकिन इसमें संशोधित कर दिया कि यह समाजवादी, अंतरराष्ट्रीयवाद और सर्वहारा की तानाशाही के बारे में पहले के दावों से मुक्त होना चाहिए। तो फिर जैक्स डेरिडा ये कहता है फिर ये क्या है, अंतरराष्ट्रीयवाद, सर्वहारा की तानाशाही, ये भी तो राज्य का स्वरूप है। 1917 की क्रांति के बाद क्या यूएसएसआर में राज्य का अवसान हो गया? क्या ये कहा गया राज्य तो बना रहा लेकिन वहां सर्वहारा की तानाशाही आ गई, तो ये भी तो खत्म होना चाहिए। कहां गया राज्य? नहीं समाप्त हुआ राज्य। ये कहना है जैक्स डेरिडा का। चीन में आज भी है ना, कथन दिए गए हैं, 2 कथन है। पहला है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम.एन. रॉय ने गलत और अपूर्ण मानते हैं। पहले तो नहीं मानते थे, बाद में जब ये
रेडिकल ह्यूमनिस्ट हो गए थे। आमूल परिवर्तनवादी जब मानवतावाद आया एम एन रॉय के विचारों में, तब इन्होंने कहा कि इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या है, यानी इतिहास में परिवर्तन का जो आधार है वो आर्थिक तत्व है, भौतिक तत्व है, यही बदलते हैं इतिहास को। अगर संपत्ति का स्वामित्व बदल जाएगा और संपत्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग के पास आ जाएगी तो हर चीज बदल जाएगी, कला बदल जाएगी, इतिहास बदल जाएगा, राज्य बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, राजनीति बदल जाएगी, शिक्षा बदल जाएगी, संस्कृति बदल जाएगी, संचार बदल जाएगा, हर चीज का स्वरूप बदल जाएगा। तो संसार में परिवर्तन का मूल जो तत्व है, जो परिवर्तन लाते हैं, वो होते हैं आर्थिक तत्व या आर्थिक व्याख्या बोलते हैं हम इतिहास की। एम एन रॉय बोले थे अपूर्ण है, क्योंकि और बहुत सारे तत्व भी हैं, विशेष करके विचार तत्व है वो भी तो बदलता है, हमारे आइडियाज हैं वो भी तो बदलते हैं संसार को। कई बार राज्य भी बदलता है, कई बार सरकारें भी बदल देती है, कई बार संस्कृतियां, कई बार धर्म भी परिवर्तन लाता है। तो एम एन रॉय ने अपूर्ण माना। एम एन रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता है। बिल्कुल यही है, पहला और दूसरा कथन है एक ही चीज की व्याख्या कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों सही है। पहले की व्याख्या मैंने कर दी, दूसरे का यही कहना है। अतिरिक्त मूल्य पर मार्क्स निम्नलिखित विचार कीजिए। अतिरिक्त मूल्य का सर्जन उत्पादन के दौरान होता है। बिल्कुल सही है, जब उत्पादन होता है तब होता है, तब व्यापारी क्या करता है, पैदा ज्यादा करवाता है और उसके अगेंस्ट में मजदूर को देता कम है। बिल्कुल ठीक है। अतिरिक्त मूल्य माल के बाजार मूल्य और विनिमय मूल्य का अंतर है। नहीं, अतिरिक्त मूल्य श्रम के उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य का अंतर है। ये है सही उत्तर तो इसका। बाजार मूल्य और विनिमय मूल्य तो एक ही चीज हो गई कि बाजार में उसका मूल्य क्या है, किस रेट पे बेचा जा रहा है। मुद्दा ये है कि श्रम को आपने कितना मूल्य दिया और उसको बेचा कितने में, आपने प्रॉफिट कितना कमाया, ये है महत्वपूर्ण। ये तो एक ही चीज हो गई, तो ये नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, बहुत ही पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन, अतिरिक्त मूल्य क्या है, कि श्रम का उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य का जो अंतर है वो है। तो एक सही है और तीन सही है, तो एक एवं तीन काहे में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, तो इसका उत्तर बी है। दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की केवल व्याख्या की है, जबकि सवाल इसे बदलने का है। बिल्कुल है, बहुत ही मजेदार कथन है। और ये कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है, थीसिस ऑन फायरबाख। फायरबाख जो कि जर्मनी के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनके अगेंस्ट, उनके विरोध में लिखी उन्होंने, उनके विचारों का विरोध किया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि मुद्दा सिर्फ व्याख्या का नहीं है। दार्शनिक क्या करते हैं, व्याख्या तो बहुत सुंदर करते हैं संसार की, ऐसा हम सुंदर संसार बनाएंगे, लेकिन वो बनेगा कैसे ये नहीं बता पाते। ये बताया फिर कार्ल मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक समाजवाद में, क्योंकि परिवर्तन तो विज्ञान करती है, तो बदलना जरूरी है संसार को, विचार करना जरूरी नहीं है। यानी बाद में इसी को यह कहा गया कि आप सुंदर गुलाबों की कल्पना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उन गुलाबों को पैदा करने के लिए जो खाद, पानी और भूमि की आवश्यकता है वो कैसे पूरी होगी, ये बताओ आप। वो गुलाब पैदा कैसे होंगे? कल्पना तो कोई कर लेगा, सुंदर चीजें, संसार को ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, कहे तो कोई देगा, लेकिन बनाए कैसे, मुद्दा तो ये है। भौतिकतावादी होने के कारण मार्क्स का द्वंद्ववाद कभी भी नियतिवादी नहीं हो सकता। तो देखिए, ये अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। तो है तो दोनों सही, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी भौतिकतावादी था, बिल्कुल था, या अध्यात्मवादी या जो विचारवादी, आदर्शवादी नहीं था, ये कभी भी नियतिवादी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य बदलाव कर सकता है जो ये चाहता है। तो ए और आर है तो दोनों सही, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। कथन ए, सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन कर दिया जाएगा। नहीं, ये गलत कथन है। सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन नहीं होगा, कार्ल मार्क्स कहता है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जब किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो चीज अपने आप ही खत्म हो जाती है। यानी राज्य का कर्मिक अवसान होगा, राज्य खत्म किया नहीं जाएगा, बल्कि जब आवश्यकता नहीं होगी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये मनुष्य ने जब खड़ा होना सीखा,
बंदर से मनुष्य बना जिस दिन, उस दिन उसकी पूंछ की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसकी पूंछ गायब हो गई। जरूरत नहीं होती, वो चीजें गायब हो जाती है। राज्य शोषण के लिए पैदा हुआ था, जब शोषण होगा ही नहीं तो राज्य समाप्त हो जाएगा, उसको समाप्त करने की जरूरत नहीं होगी। आज राजस्थान में ऊंट नहीं है, बहुत सारे घरों में कुल्हाड़ियां नहीं मिलती क्योंकि गैस आ गए हैं। तो ये क्यों, कहां चली गई ये सारी चीजें? क्योंकि उनकी उपयोगिता नहीं है। जिन चीजों की उपयोगिता नहीं होती वो चीजें खत्म हो जाती है, उनको खत्म करना नहीं पड़ता। तो राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन नहीं होगा, बल्कि राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य वर्ग आधिपत्य का उपकरण है। ये बिल्कुल सही है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर आधिपत्य है, हेजेमनी के लिए और उस पर नियंत्रण, कंट्रोल और शोषण के लिए राज्य बना था। ये तो बिल्कुल सही है। तो ए गलत है, आर सही है, डी है इसका उत्तर। कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है, हमें यह देखना होगा। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है, बिल्कुल। और गोथा प्रोग्राम, जो इनकी अंतिम पुस्तक थी, जो गोथा शहर में जो सोशलिस्ट का जो सम्मेलन हुआ था उसके विरोध में लिखी थी, उन्होंने उसमें स्पष्ट वर्णन किया था सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का है इनका। अलगाव का सिद्धांत इनका है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इनका है। लेकिन ये परिवार, फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये पुस्तक है इनके दोस्त की, एंजल की। तो ये इनका नहीं है, बल्कि ये किसका है? ये जो विचार है या ये पुस्तक है, ये इनके दोस्त एंजल की है। तो ये इसका उत्तर है, ये बी है। कार्ल मार्क्स हीगल से सहमत थे कि इतिहास द्वंद्वात्मक योजना के अनुसार अपने आप को प्रकट करता है। बिल्कुल सही था। इन्होंने जो द्वंद्ववाद लिया है, डायलेक्टिक मेथड लिया है, वो बिल्कुल हेगल से लिया है। हेगल भी कहता है दो विचार आपस में भिड़ते हैं, एक नया विचार पैदा होता है और इतिहास आगे बढ़ता है। ये भी ऐसे ही कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते क्या है। किंतु मार्क्स के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों के परिणाम थे। बिल्कुल, विचार स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि कार्ल मार्क्स का कहना है कि विचार भौतिक स्थितियों के ऊपर निर्भर होते हैं। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस वर्ग से आते हैं, आपके पास जैसा पैसा है, आपके विचार वैसे ही होंगे। अगर आपके पास भौतिक संसाधन नहीं है, आप गरीब हैं, आपके पास झोंपड़ी है और महल नहीं है, तो आप विचार अलग होंगे। आपके पास महल है, गाड़ी है, सब कुछ है, सुविधाएं हैं, आप सुविधा भोगी वर्ग के, तो आपके विचार अलग होंगे। तो विचार स्वायत्त और स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि वो भौतिक स्थितियों के परिणाम होते हैं। ये कहना था कार्ल मार्क्स का। जबकि हेगल कहता था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, विचार स्वायत्त और स्वतंत्र होते हैं, विचार भौतिक स्थितियों को बनाते हैं, विचार गुलाम नहीं होते भौतिक स्थितियों के। उल्टे थे दोनों। इसीलिए कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो हेगल का जो द्वंद्ववाद था, मैंने लिया तो है उसको, लेकिन वो सिर के बल खड़ा था, वो शीर्षासन कर रहा था, मैंने उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया, सीधा कर दिया मैंने उसको। सही है पहला। दूसरा कथन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ एवं गति की अपर्थक्यता में विश्वास करता है। यह भी ठीक है। भौतिक पदार्थ एवं गति, भौतिक पदार्थों में गति पाई जाती है। ये दोनों गति और भौतिक चीजें जुड़ी हुई, यानी गति है वो भौतिक पदार्थों की वजह से पैदा होगी। यानी समाज में जो भी परिवर्तन होंगे वो आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व में परिवर्तन की वजह से होंगे। कि दरअसल जमीन किसके पास है, पूंजी किसके पास है, फैक्ट्रियां किसके पास है, सब कुछ उसी के पास होगा। तो इनमें अगर मालिक इनका बदल गया तो सारी चीजें बदल जाएगी, सरकार भी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। तो दोनों सही है, इसका उत्तर ए है। कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही और शक्तिशाली राज्य की भर्त्सना करते हुए किस रचना में सर्वहारा से इसे नष्ट करने को कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा कि नौकरशाही बहुत शक्तिशाली है, इसकी आलोचना की है उन्होंने। और सर्वहारा से यह कहा है, यानी मजदूरों से, कि जब आपका राज आ जाए, मजदूरों से यह कहा, जब साम्यवादी क्रांति हो जाए तो इस नौकरशाही को तुम समाप्त कर देना। क्योंकि ये जो नौकरशाही है ये बुर्जुआ वर्ग की समर्थक होती है, ये पूंजीपति वर्ग की समर्थक होती है। पूंजीपति वर्ग ने इस नौकरशाही का निर्माण किया था मजदूरों का शोषण करने के लिए, सर्वहारा वर्ग का शोषण करने के लिए। और ये इन्होंने लिखा है एडिथ ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट के अंदर, जिसमें वो राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता को स्वीकार करते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या
बिल्कुल इतिहास की एक होती है आदर्शवादी व्याख्या जो हेगल ने की है, एक है भौतिकवादी व्याख्या जो कार्ल मार्क्स ने की है, और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये तो खैर स्वाभाविक है कि ये कार्ल मार्क्स ने किया है, क्योंकि दादाभाई नौरोजी, मिल, ये दोनों तो उदारवादी विचारक हैं। होब्स उदारवादी विचारक, पूंजीवादी समर्थक विचार के तो कर नहीं सकते ऐसा क्लास स्ट्रगल की चर्चा। एक दिन ऐसा आएगा राज्य लुप्त हो जाएगा, किसने कहा? अभी चर्चा करें थे, राज्य लुप्त हो जाएगा, लुप्त करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा, खत्म नहीं करना है, अपने आप ही खत्म हो जाएगा वो। ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। ग्रेजुअली सने सने राज्य लुप्त हो जाएगा। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये लिखा हुआ है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। 1848 में कार्ल मार्क्स को और एंजल को यह काम सौंपा गया कि आप कम्युनिस्ट पार्टी का एक मैनिफेस्टो तैयार करो, और उसी मैनिफेस्टो में यह लिखा हुआ है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास बेड़ियां हैं सिर्फ, और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है, और तुम एक हो जाओ। अगर यूरोप के पूंजीपति कांपते हैं तो उनको कांपने दो आप। देखिए मजदूरों के पास क्या है खोने को? खोने के लिए होता है पूंजीपतियों के पास कुछ भी। मजदूरों के पास खोने के लिए होता है शोषण। मरना तो है ही, तो क्रांति करके मरो, ये कहना है कार्ल मार्क्स का, क्योंकि तुम्हारा शोषण ही तो जाएगा। तुम्हारी जो बेड़ियां डाल रखी है शोषण की, वो तो टूटेगी अगर तुमने क्रांति की तो इसलिए एक हो जाओ और क्रांति करो, ये कहना है कार्ल मार्क्स का। तो इसका उत्तर ए है। दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से, देखिए वही घूम फिर के वही क्वेश्चन आ गए हैं फिर, कि दुनिया की व्याख्या की है, इसे बदलना कैसा है, ये कहा कार्ल मार्क्स ने है, लेकिन किस में कहा है? तो मैंने पहले इस पुस्तक का नाम बता दिया था, थीसिस ऑन फायरबाख में ये कहा है। मैंने कहा था फायरबाख जर्मनी का एक बड़ा दार्शनिक था, एक फिलोसोफर था, उसके खिलाफ लिखी इन्होंने। मार्क्स के आर्थिक विचारों से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। बिल्कुल, पूंजीवाद माल अर्थव्यवस्था है, प्रोडक्शन बेस्ड होता है, बिल्कुल प्रोडक्शन है, पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी है, फैक्ट्री आधारित है। अतिरिक्त मूल्य श्रम के उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच का अंतर है, बिल्कुल सही है। ये थोड़ी देर पहले कहे कि श्रम का उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। श्रम का उपयोग मूल्य है कि आप जब उत्पादन करवा रहे थे तो कितना दिया श्रमिक को, और आपने उसको बेचा कितने में, विनिमय मूल्य, बेचा कितने में, एक्सचेंज वैल्यू। अतिरिक्त मूल्य का सर्जन विनिमय प्रक्रिया के दौरान होता है, नहीं होता। मुद्रा जब अतिरिक्त मूल्य का सर्जन करती है तो पूंजी बन जाती है, बिल्कुल सही है। अतिरिक्त मूल्य का सर्जन करती है तब पूंजी बनती है और इकट्ठी होने लगती है पूंजीपति के पास। तो अतिरिक्त मूल्य का सर्जन कब होता है? विनिमय प्रक्रिया के दौरान नहीं होता। ये तब होता है जब उत्पादन प्रक्रिया चल रही हो, तब मजदूर को दिया कम जाता है और उससे पैदा ज्यादा करवाया जाता है। थोड़ी देर पहले करके हटे थे, हेर फेर के साथ सेम क्वेश्चन आ गया, देखिए। तो इसका उत्तर है वो सी है। मैंने कहा अच्छी तरह से अगर आप ओल्ड क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो आपकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं 5 से लेकर 10% तक। समाज जिस तरह से व्यवस्थित है वह स्वाभाविक और सही है तथा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह विश्वास किस अभिकरण के द्वारा संभव हुआ? बहुत ही मजेदार ये चीज है कि आपके दिमाग में कौन बिठाता है कि वर्तमान व्यवस्था ही सबसे अच्छी व्यवस्था है, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, जैसी चल रही है उसको वैसा ही चलने दीजिए। ये काम किया जाता है शिक्षा व्यवस्था के द्वारा। शिक्षक यही करते हैं, आपको एक फिक्स सांचे में डालते हैं। आप भारत के संदर्भ में वर्तमान में लीजिए कि अभी तो 8-10 साल हुए हैं, वर्तमान अगर केंद्र सरकार लंबे समय तक रहती है तो आप देखेंगे कि अधिकांश शिक्षक इनके समर्थक हो जाएंगे, और ये समर्थक फिर ऐसे ही बच्चे तैयार करेंगे जो कभी भी इस सरकार का, इस आइडियोलॉजी का अपोजिशन नहीं करेंगे कभी भी। कांग्रेस रहती तो कांग्रेस ने वैसा किया था, बीजेपी तो वो भी ऐसा ही करेगी। तो ये काम होता किसके द्वारा है? तो ये होता है शिक्षा व्यवस्था के द्वारा। बचपन से ही मन मस्तिष्क ऐसा कर दिया जाता है जो वर्तमान व्यवस्था का ही गुणगान करते हैं और क्रांति का विरोध करते हैं, परिवर्तनों का विरोध करते हैं। ये है शिक्षा व्यवस्था। खैर
जब हम ग्रामशी को पढ़ते हैं तो इस मुद्दे पे चर्चा करने में और ज्यादा आनंद आता है। शुरुआत कार्ल मार्क्स से हो गई है, तो ये कार्ल मार्क्स का कहा है और इसका उत्तर सी है। तो ये हमने कार्ल मार्क्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पुराने एग्जाम्स में पूछे गए थे उनके ऊपर चर्चा की। अगली बार मिलूंगा तो कुछ और विचारकों के ऊपर चर्चा करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुछ विचारक ऐसे हैं जिनके ऊपर 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं, क्योंकि वो सभी एग्जाम्स में नहीं चलते। वो क्या, तो कई थिंकर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ नेट जेआरएफ में हैं, कई ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में विभिन्न पीएससीज में, कुछ ऐसे हैं जो पीजीटी में या स्कूल लेक्चर्स में विभिन्न पीएससीज के अंदर। तो कुछ के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, उनके ऊपर कम क्वेश्चन कर लेंगे। इस पे 15-15, 20-20 क्वेश्चन भी आए हैं जिनकी हमने चर्चा की है। तो आप मेरे साथ बने रहे, आपने मुझे सुना, मनोयोग पूर्वक आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।